हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन से फिस्कल पॉलिसी है और यहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, सो लेट अस डील विद इट। तो डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आइए देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि 11.6% जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकाला जाता है तो टैक्स अपॉन जीडीपी, तो 11.6% जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात की जा रही है। तो इसमें से 6.6% डायरेक्ट टैक्स है। 6.6% इज डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट बर्डन पड़ता है किसी इस पे, क्या नाम है, इंडिविजुअल पे। एक डायरेक्ट, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लगते हुए आई, जैसे क्या नाम है, प्रोडक्ट्स पे जो टैक्सेस लग रहे हैं, फिर आप प्राइस बियर आप खरीदोगे तो फिर आपके टैक्स लगेगा, वो चीज़ पर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड होता है। सामान कोई चीज़ खरीदते हो आप, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, आपने सामान खरीदा तो टैक्स लगा हुआ, आप लो चाहे ना लो। यहाँ डायरेक्ट बर्डन ऑन द पे, ठीक है, डायरेक्ट बर्डन हो जाता है टैक्स डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स का देखिए, तो यहाँ मेन बात ये थी कि इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स है उसका रेशियो 6.6% था इसमें से, एंड 5% वॉज जो था वो इट वॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स 5% इनडायरेक्ट टैक्स का हो जाता, बस यही बात कही गई। देखिए डायरेक्ट टैक्स में जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट पे भाई इनकम आ रही है उस पर, पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम पे तो डायरेक्ट इंडिविजुअल पे, इंस्टीट्यूशन पे वो पड़ा। मेन कंट्रीब्यूटर्स टू डायरेक्ट टैक्स ये सारे हो जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स बुएंसी क्या है, ये 2.52 इन 2021-22 वॉज द हाइएस्ट लास्ट 15 ईयर में। जो डायरेक्ट टैक्स में बुएंसी आई है 2.52, मतलब अगर आपकी कंट्री का जीडीपी ग्रो हो रहा है तो टैक्स जो है वो भी ग्रो कर जाए, टैक्स पे भी बढ़ जाए, तो जीडीपी के ग्रोथ के साथ टैक्स भी बढ़ना। ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब भाई इनकम भी हो रही है, इसका मतलब टैक्स भी बढ़ना चाहिए उस हिसाब से। दैट्स वाई तो डायरेक्ट टैक्स हाईएस्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स वाज, बट इट डिक्लाइन टू 2022 और 23 वाले में 1.18% हो गया, बट इसके पहले ये 2.52% था। ठीक है, इट वॉज टैक्स ब्यूएंसी, इसको कहते हैं टैक्स ब्यूएंसी। ठीक है, अच्छा, की अचीवमेंट्स देखते हैं नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के। वॉज 19.58 लाख करोड़ रुपीज़। ओ माई गॉड। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन स्टैट्स एट 9.11 लाख करोड़ एंड पर्सनल इनकम टैक्स वॉज 10.44 लाख करोड़। तो अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स की बात करोगे तो ये 10.44 लाख करोड़ है, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करोगे इट वॉज 9.11 लाख करोड़। पॉलिसीज एंड स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स देखते हैं। सबसे पहले टैक्स पेयर्स चार्टर टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड टैक्स पेयर्स फ्रेंडली टैक्स रिजीम। भैया फ्रेंडली टैक्स रिजीम नहीं हुआ तो ऐसे भी लोग इनकम बचाने का कोशिश करेंगे, चाहेंगे अपनी इनकम जाहिर ना हो इनकी। ठीक है, ब्लैक मनी के चांसेस, देखो प्रोसेस ईज होगा। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाए, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी हो एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली टैक्स रिजीम हो। ठीक है, फ्रेंडली होना चाहिए, तो इसको क्या एनहांस होगा, टैक्स पेयर्स का नंबर्स भी बढ़ेगा। अगर फ्रेंडली रिजीम नहीं है तो बहुत टैक्स पेमेंट सिस्टम में लोग आएंगे ही नहीं। ऐसे तो आप सर्विस कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो कंपनी में, ये सब सारी चीज़ें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमा के बैठे हैं पर टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। फेसलेस असेसमेंट स्कीम आया था एंड फेसलेस अपील स्कीम फॉर ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये था वो गलती से थोड़ा ग्लिच हो गया। फेसलेस असेसमेंट स्कीम एंड फेसलेस अपील स्कीम। फेसलेस टैक्स स्कीम में क्या है, ये जो एसएससी है, कौन है जो असेसमेंट के लिए जो जाएगा, कौन जाएगा, एसएससी इज नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट आईटी डिपार्टमेंट फिजिकली। आप विजिट नहीं करोगे आईटी डिपार्टमेंट, फिजिकली आपको विजिट नहीं करना है। ठीक है, इनकम रिलेटेड बिजनेस के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि इफिशियंसी और इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिमाइजिंग द फिजिकल इंटरफेस, अगर फिजिकल इंटरफेस होगा तभी आपके चांसेस हैं कि आपको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो मिनिमाइजिंग द फिजिकल इंटरफेस, और क्या, जिससे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये सब सारी चीज़ें हैं। और इसमें सेपरेट, सबसे बड़ी बात है कि फेसलेस असेसमेंट कैसे एडमिनिस्टर होता है। इसमें सेपरेट यूनिट होती है टैक्स डिपार्टमेंट में, जिनको एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है, एक रोल दिया जाता है। असेसमेंट यूनिट होंगी, वेरिफिकेशन की यूनिट होगी, एक टेक्निकल यूनिट है, रिव्यू, अलग अलग यूनिट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ काम करती हैं। इसमें एक बनाया गया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। तो दो चीज़ का नाम याद रखिए, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, दूसरा रीजनल ई असेसमेंट
सेंटर। ये जो असेसमेंट सेंटर बनाए गए हैं, क्या काम है इनका? फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है, फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। और इसमें असेसमेंट यूनिट बनाई गई, रिव्यू यूनिट है, अलग अलग यूनिट बनाई गई, मेनली टू एक फिजिकल इंटरफेस रिड्यूस करने के लिए, और इससे ट्रांसपेरेंसी और ये सब सारी चीज़ें आएंगी। देखिए आगे ये देखते हैं इसके बारे में, आगे देखिए अलग देखा जाए। अमेंडमेंट टू द इनकम टैक्स एक्ट टू कवर वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो अमेंडमेंट किया गया इनकम टैक्स में टू इंक्लूड द वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्या क्या, बिटकॉइन एग्जाम्पल आ गया, तो ये सब आ जाएंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो एक अमेंडमेंट किया जाए जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी काउंट किया जाए। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड टैक्स ट्रीटीज ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन, जैसे कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड टैक्स ट्रीटीज़ ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन पे कुछ रूलिंग्स आए, ट्रीटीज़ हैं, जैसे डबल टैक्स अवॉइडेंस, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जैसे मतलब आप यहाँ एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, ये एक आदमी है, ए का रेजिडेंट है, पर कमाता बी कंट्री में है, तो बी भी टैक्स लगा रहा है, फिर ए पे आएगा, ये भी टैक्स लगाएगा। तो इसीलिए कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया ने क्या किया है कई कंट्रीज़ के साथ, सिंगापुर एंड जर्मनी, फ्रांस होगा में भी, तो इन सब के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, एक ट्रीटी कर ली है, बाईलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या नाम है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा, ये लोग आपस में इंटर रिलेट कर लेंगे कि फला बंदा काम कर रहा है तो डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जो जितना यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, मान लो इंडिया में 30% टैक्स है और वहाँ पे कुछ लग रहा था, तो उसमें से -10% कर दिया जाएगा, तो इनको 20% ही देना पड़ेगा। मतलब एक मिनिमाइज़ किया जाता है डबल टैक्स अवॉइडेशन में, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, कि भाई चलो टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए, बंदा यहाँ भी दे। तो ये डबल टैक्स है, इतना जानिए, बहुत डिटेल नहीं ज़रूरत है। चलिए उसका अलग लेक्चर होगा, उसमें अभी मैं कर रहा हूँ ऐसे तो लंबे लेक्चर हो जा रहे हैं। अगर बहुत डिटेलिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वैसे भी व्यूज़ नहीं दे रहे हैं आप लोग। टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, तो क्या है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, जहाँ टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी अलग अलग कंट्रीज जो हैं कोऑपरेट करके इन्फॉर्मेशन ये सब ले सकें, दैट्स ऑल। तो ये सब सारी चीज़ों से क्या होगा, ये सब सारी चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स इवेजन से बचेंगे। तो वी विल बी एबल टू कॉम्बैट क्या, टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स चोरी वोरी कर लेते बचाते, एंड वी विल एबल टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, देयर इट विल इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दैट, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दैट्स ऑल। एंड विवाद से विश्वास स्कीम फॉर रिड्यूसिंग लिटिगेशन इन द डायरेक्ट टैक्स पेमेंट। तो एक विवाद से विश्वास स्कीम, विवाद से विवाद स्कीम में अगर कोई केस चल रहा है, कोई पेनाल्टी है, कोई इंटरेस्ट जो है जो टैक्स पे ही है, तो उसका वेव ऑफ कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया, थोड़ा कम अमाउंट दे दिया गया, और जो भी सेटलमेंट है इसको जल्दी से सेटल किया गया। तो बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो विवाद से विश्वास स्कीम में सब सारी चीज़ें आएंगी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बैकलॉग में भी, ठीक है। चलिए आइए और भी देखते हैं आगे चीज़ें। यहाँ पे देखते हैं कि डिस्पाइट रिकॉर्ड ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस, इतने सारे टैक्स कलेक्शन हुए हैं, द टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी भी जो है इट इज़ मच लोअर देन द OECD कंट्रीज़। OECD कंट्रीज से अभी भी ये कितना है, OECD का है इज़ लोअर देन OECD कंट्रीज, जिनका 33.5% है, ओके। OECD कंट्रीज से भी हमारा कम है। OECD कंट्रीज़ का अगर थोड़ा सा देखा जाए इन्फॉर्मेशन, तो इसका गठन हुआ था 1960, याद रख लीजिएगा, डेट आती है 1960, ठीक है, जिसमें 18 यूरोपियन कंट्रीज़ थी, 18 यूरोपियन नेशंस थे उस टाइम, 18 यूरोपियन नेशंस प्लस US और कनाडा था, ठीक है, उस टाइम US और कनाडा था। हेडक्वार्टर इनका जो है पेरिस फ्रांस से पड़ता है। तो OECD का कहाँ पड़ता है, इनका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिसी बनाना जिससे इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, वेल बींग हो सबके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, इकोनॉमिक रिपोर्ट देता है, ठीक है, और फोरकास्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट भी करता है ये OECD, ग्रोथ फोरकास्टिंग। अच्छा, इसका और भी काम है, इट वांट्स टू एलिमिनेट, इट्स एम इज टू एलिमिनेट द ब्राइबरी एंड फाइनेंशियल क्राइम वर्ल्ड वाइड। एक फाइनेंशियल क्राइम जो होता है, एंड ये ब्लैक लिस्ट में नेशंस की मेंटेन करता है दैट आर कंसिडर्ड अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस। तो OECD मेंस में क्या नाम है, इट मेंटेन्स अ ब्लैक लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट बना देता है किसकी, उन कंट्रीज़ का जो टैक्स हेवंस है, अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस, जो इनके साथ कोऑपरेट नहीं करे, भाई जो टैक्स वैक्स नहीं लगाते ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। अब वो वहाँ का फ़ायदा उठा करके एक कंट्री में कोई कंपनी है वो टैक्स हेवन में जाके काम करती है, ठीक है, टैक्स वैक्स से बच जाती है और बता रही है यहाँ तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सारा हो रहा है, सब बाहर कर लिया और आप बेच रहे हो अपनी कंट्री में आके, ठीक है, और उसमें आप मुनाफा कमा रहे हो, ठीक।
मैन्युफैक्चरिंग टैक्स से आप बच गए, बहुत सारी टैक्सेस होते हैं, बच गए आप। ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसका देखिए मेन काम जो है वो यही है कि इकोनॉमिक जो क्या नाम है, वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना, ग्लोबल इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, ठीक है। आपस में देश जो हैं, तो इसमें 38 कंट्री आ जाती हैं, ठीक है, 38 कंट्री आ जाती हैं। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, तो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है। और हर कंट्री कंट्रीब्यूट कैसे चलता है, ये हर कंट्री जो मेंबर हैं इसकी, वो पैसे वैसे देती हैं, इसमें फंड वंड करती हैं, सब सारी चीज़ें। ये आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है इनका। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए आइए, हाई एग्जेम्पशन यहाँ पे क्या है, हो गया इश्यूज ऑफ टैक्स एविजन एंड करप्शन, ये सब कंस्ट्रेंट्स में आ जाएगा। देखिए टैक्स इवेजन और करप्शन अभी भी हो रहा है, और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। हाई एग्जेम्पशन लिमिट एंड डिडक्शंस, ठीक है, ज़्यादा एग्जेम्पशन कर दिया गया, लिमिट्स कर दी, एग्जेम्पशन लिमिट हाई है और डिडक्शंस कर दिए गए, इस वजह से भी। एमएनसीज सेटिंग अप ऑफिसर्स इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, देखिए ये जो एमएनसीज हैं, ये जो बात हो रही है लो टैक्स हेवन कंट्री में, ये अपना ऑफिस लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे टैक्स कम ले रहा है, या टैक्स हेवन जो फ्री आप काम करो, टैक्स पे ही नहीं करना, तो ये सब जगहों पे काम करके टैक्स बचा रही है, ठीक है। ग्लोबल लैक ऑफ लो, देखिए टैक्स हेवन का अगर एक्सप्लेन करूँ, अच्छा ये टैक्स हेवन वही कंट्री हो जाती हैं जहाँ पे टैक्स कम लगते हैं, टैक्स रेट कम होता है, ठीक है, कैपिटल गेंस टैक्स होता है एंड ऑल दैट। तो ये सब सारी चीज़ें आसानी होती है बिजनेसेस को वहाँ रन करने के लिए, ठीक है। और दे ऑल्सो हैव ए लैक ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे टैक्स इंफॉर्मेशन इज़ नॉट टिपिकली शेयर्ड विद द फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज़, तो इससे भी जो भी क्या नाम है जो भी कंपनी है उनको फ़ायदा होता है, ठीक। टैक्स हेवन होने से क्या है कि कंट्री जो है, जो कंपनी है, टैक्स देने से बच गई। इससे क्या होता है, पब्लिक सर्विस जो भी आपकी उसकी जो होम नेशन है, जो होम कंट्री, उससे पब्लिक सर्विस पे आप भाई टैक्स कम दोगे, पब्लिक सर्विस प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो पब्लिक फंड्स जो होता है, जो लोगों की इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए, ये सब, और इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटी आ जाती है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो टैक्स चोरी करने का एक तरह का वो हो गया, आप मुनाफा तो ले रहे हो बट टैक्स नहीं पे कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आइए, तो लैक ऑफ ग्लोबल कंसेंसस नहीं है टैक्स रेट पे, क्या है, ग्लोबल कंसेंसस, आपस में सब सहमति नहीं है टैक्स रेट पे। इश्यूज रिलेटेड सराउंडिंग डिजिटल टैक्सेशन से भी रिलेटेड इशू है, ठीक। तो डिजिटल टैक्सेशन, चलिए आइए आगे देखा जाए वे फॉरवर्ड क्या करना है। एक तो डायरेक्ट टैक्स कोड हो, शुड बी ऑन द लाइन्स ऑफ जीएसटी, तो टैक्स शुड बी डायरेक्ट टैक्स शुड बी रैशनलाइज हो, और ज़्यादा इसका जो है एक रैशनलाइजेशन हो और कंप्लायंस हो, ये सब सारी चीज़ें। बेस वाइडनिंग, ठीक है, बेस वाइडनिंग बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज़ किया जाए। कैसे बेस वाइड किया जाए इसको, ठीक है, कि ज़्यादा टैक्स पे इसमें आ जाए। एक्सप्लोरिंग टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, तो टैक्सेशन लगाया जाए एग्रीकल्चरल इनकम पे। मे बी स्टेट्स क्या नाम है, एक रेवेन्यू कलेक्ट होता है बट एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं होता। तो देन रैशनलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव प्रोविज़न, ठीक है, जो इंसेंटिव दिया जाए वो रैशनल हो, ऐसे ही नहीं दे दिया जाए किसी को भी, ठीक। देन कर्बिंग नॉन कंप्लायंस बाय डेवलपिंग एन एफिशिएंट, तो एक एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन सेंटर हो, डिजिटाइजेशन हो, एट्सेट्रा, ठीक है, जिससे इन्फॉर्मेशन होगा, डेटा आपकी अवेलेबिलिटी होगी, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी एंड दैट इन्फॉर्मेशन कैन कर्ब द करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। और जो टैक्स पे जो है बच जाने टैक्स पे करने से, इन सब को आप उस रिजीम में ले आ पाओगे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। बिल्ड रेजिलियंट इकोनॉमी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड कमोडिटी प्राइस ऑन टैक्स कलेक्शन, तो कैसे एक रेजिलियंस क्रिएट किया जाए इकोनॉमी में, कि एक रेजिलियंट इकोनॉमी हो टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन, अगर सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो जाए तो इस पर इकोनॉमी पे असर ना हो। एंड कमोडिटी प्राइस राइज ऑन टैक्स कलेक्शन, तो जो भी टैक्स कलेक्शन से जो कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है, इससे इकोनॉमी पे असर ना पड़े। ऐसा नहीं कि टैक्स ज़्यादा लगा दिए तो इकोनॉमी रन नहीं कर रही प्रॉपरली, ठीक है, इससे डिस्टॉर्शंस आ गया इसमें। इसका मतलब कि जैसे प्राइस बढ़ गई, आपने ज़्यादा टैक्स लगा दिया, लोग खरीदेंगे नहीं तो माल बिकेगा नहीं तो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको डिमोरलाइजेशन होगा। तो हमें तो बूस्ट करना है ना, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, देन वी हैव टू क्रिएट डिमांड, वी हैव टू मेंटेन अ सप्लाई एंड ऑल दैट, तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। आइए, अब ग्लोबल सप्लाई, देखिए ये सब टैक्स रिजीम में ऐसा हो और ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गया तो उससे भी कोई असर ना पड़े, ठीक। ग्लोबल सप्लाई चेन आसान भाषा में आप क्या समझ सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन एक डिफिनीशन है जिसमें ये कि इट इज़ अ नेटवर्क, तो ग्लोबल सप्लाई चेन की एक नेटवर्क है, किसका, पीपल्स का, लोगों का नेटवर्क है। अब पीपल तो कैसे काम करेंगे, एक टेक्नोलॉजी होगी ना, कोई प्रोसेस होगा जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे,
एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, प्रोसेस होगा, किस लिए जुड़े हैं, क्या मकसद है, एंड डेटा एंड ऑल दैट, ये सब जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लोग हैं फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेनली बिजनेस और इकोनॉमिक पर्पज से जुड़े हुए हैं ये सारे लोग, ठीक है। तो ये ग्लोबल, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहाँ का डेटा कहाँ जाना है, क्या चीज़ है, ये ओवरऑल थिंकिंग। माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर डेटा हो गया, फिर हार्डवेयर का कोई सामान कहीं और से आ रहा है, तो जो आपस में लेन देन है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज फॉर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस प्रोसेसेस एंड वेरियस जो भी लिंक्स हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें एक नेटवर्क बनाना है, चेन अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। अब अक्रॉस, इट इज अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज कोई भी बिजनेस हो रहा है, ठीक है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मेनली टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज, बस ये ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। आइए, जैसे क्या है ना कि मोबाइल बन रहा है तो एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ से आ रहा है, एक पार्ट यहाँ से, सॉफ्टवेयर यहाँ डेवलप हो रहा है, तो ये सब कंट्रीज कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, ठीक। तो बस वही चीज़ है। अब देखिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट देखते हैं क्या है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज साइंड हाईएस्ट एवर 125 APAs इंक्लूडिंग यूनिलैटरल और बायलैटरल, कई कंट्रीज के बीच में और अपना ऐसे भी। अब इसमें विद इंडियन टैक्स पेयर्स के साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट है टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कंपनी हो सकती है और टैक्स अथॉरिटी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट समझौता हो जाता है। जो APA है, इट एंडेवर्स टू प्रोवाइड सर्टिनिटी टू टैक्स पेयर इन डोमेन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग बाई स्पेसिफाइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है ये दिखाते हैं आपको हम। भाई ये कंपनी है, कोई एक मेजर कंपनी है या पेरेंट कंपनी है, ले लो, इसकी एक सब्सिडियरी है, ए कंपनी है, इसकी एक सब्सिडियरी बी है कंपनी, या और यहाँ मैं लगा रहा हूँ, या ये दो एंटिटी है ए और बी। मान लो एक कंपनी थी हीरो, एक है होंडा, एक है मारुति, एक है सुजुकी। इसी कंपनीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन होता है, जो अलायंसेस होते हैं जो कंट्रीज़ के बीच में, इनका जो अलायंस हो गया या कोऑपरेशन हो गया, ठीक, या एक पेरेंट कंपनी की दो ये सब्सिडरी, इस केस में भी सब्सिडरी हो गई। अब हुआ ये कि मान लो ये दोनों मिल करके आपस में, ये इनकी सब्सिडियरी है, ठीक है, अब ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ये एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। हुआ ये कि इन्होंने कोई गुड्स बी ने ए को दिया या ए ने बी को दिया, तो जब गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या ए बी से बायस नहीं है और इन दोनों को मिल करके एक प्रॉफिट कमाना है। अब हैं तो दोनों अलग अलग कंपनी, या ये भी सब्सिडियरी अलग अलग कंपनी, इनका काम है प्रॉफिट कमाना। अब बी ने ए को कुछ बेचा, ए ने कुछ बी को बेचा या सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उसमें क्या किया कि कमी कर दी प्राइस में, या एक दूसरे को कुछ फ़ायदा पहुंचा दिया, कुछ प्रॉफिट पहुंचा दिया, या थोड़ा सा ढिलाई कर दी, ठीक है, ईज कर दिया प्रोसेस को, एंड रिड्यूस द कॉस्ट। कोई सामान बेच रहा तो इसने कहा कि बाहर से जो मार्केट उस सामान, एक मान लो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, उसको बी ने ए को बेचा, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में बाहर 50 थी, इसने 40 में ही बेच दिया, ठीक है। अब मारुति हीरो होंडा ने कुछ सामान मारुति को बेचा, मारुति को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा, पर ये दोनों क्या किए, आपस में कोऑर्डिनेट कर लिए और क्या किया कि चलो हम प्राइस कम कर देते हैं इतने में और हम लोग प्रॉफिट फिर अर्न कर लेंगे। और ये बी बाहर की कंपनी थी, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, एक कंपनी बाहर की है या अपने भी कंट्री की, एक कंट्री की भी दो हो सकती हैं, पर एक मान लो बाहर की कंपनी, तो इससे क्या हुआ कि अब ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो टैक्सेस जो हैं, प्रॉफिट तो आया पर जो सामान बेचा बी ने ए को, इस पर जो टैक्स वैक्स लग रहा है वो टैक्स फिर कम हो जाएगा, इसमें दाम कम दिखा दिया कि हाँ चलो इतने में, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग में एक यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस आया, यहाँ पे दबाव बता दें आपको कि आर्म्स लेंथ प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रियल इस्टेट सेक्टर ले लो आप, आर्म्स लेंथ प्राइसिंग बताते हैं, एक रियल इस्टेट सेक्टर ले लो, रियल इस्टेट। अब ये कोई ए आदमी है, ये कोई बी आदमी है, ठीक है, ये इसको एक ज़मीन बेच रहा है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लो एक्स पे बेच रहा है, ठीक है, इसने एक ज़मीन बेच दी, प्लॉट बेच दी बी पर, कहा चलो एक्स पे बेचा, पर ये बी कहा नहीं यार एक्स ज़्यादा है, ठीक है। एट द सेम टाइम एक सी आया, सी जो है इसका बेटा है, सन, एंड ए इज़ द फादर, तो सी ने कहा नहीं ये हमें दे दीजिए, तो भाई साहब ये क्या करेगा, ए सी को तो बेचेगा अपनी ज़मीन, कहेगा बी से ना लो, पर एक्स प्राइस पे नहीं देगा, एक्स से कम प्राइस पे देगा, x-10, x-5 जो भी करेगा एक्स से प्राइस कम पे दे दिया। तो क्या किया यहाँ पे, क्या हुआ, इसने क्या हुआ, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, यही तो देखा जाता है इसमें कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, भाई तुम जो मार्केट में इसको दे रहे हो अपने बेटों को दोगे नहीं, यहाँ पे तुमने कंसेशन कर दिया, यही तो देखा जाता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग में। भैया तुमने क्या किया ट्रांसफ़र प्राइसिंग,
कम कर दिया। यहाँ पे तुमने कंसेशन बस 2 कंपनी कोई हैं जो आपस में एक कॉमन कंट्रोल में, ये कंपनी, ये कंपनी, ये ए कंपनी, ये बी कंपनी, ये सी पेरेंट कंपनी के कंट्रोल में ये दोनों, और ये आपस में मतलब घालमेल कर ले रही हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ है सरकार को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन कम मिला है और इन लोगों का मुनाफा ज़्यादा हुआ, बस इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मेन बात ये होती है कि अगर ये ए और बी हैं, तो अगर बी अगर कोई सामान ए को दे रहा है तो बी जो है जो सामान ए को दे रहा है तो यही सामान बी जो है सी कंपनी को, मान लो कोई क्या नाम है, डी कंपनी है या एफ कंपनी, कोई भी, या कोई एफ कंपनी है, तो इसको भी उतने ही प्राइस में दे। मतलब कि अगर ये ए और बी अलग हो जाएं, अगर ए और बी अलग हो जाएं, इनका सेपरेट हो जाए, अलायंस ना हो, अगर मान लो ए और बी का कोई अलायंस नहीं है, नो अलायंस, नो दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, एंड द मार्केट फोर्स, जो मार्केट फोर्स है, मार्केट फोर्स डिटरमाइन कर रही है कि प्राइस क्या होगी उस मटेरियल की जो बी ए को दे रहा है। तो जो मार्केट प्राइस पे बी ए को देगा वही अब जब दोनों अलायंस में भी आएंगे तब भी बी ए को उसी दाम पे देगा, कोई छूट वूट नहीं देगा। बस मेन बात यही थी। थोड़ा सा लंबा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो मैं एक बार लास्ट में क्लियर कर दूं कि कोई भी एक पेरेंट कंपनी की 2 कंपनी हो या 2 कोई अलग एंटिटी हो, ए और बी, दिस इज ऑल्सो ए और बी, यहाँ तो एक मान लो पेरेंट कंपनी पी है, ये जो आपस में ट्रेड करेंगी, ये जो आपस में ट्रेड करेंगी, दे विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस, रियल मार्केट फोर्सेस, जो दाम मार्केट में चल रहा है इसके बेसिस पे। मतलब बी अगर ए को कुछ देगा या ए बी को कुछ देगा, तो अगर अलग कोई कंपनी सी है उससे ये दोनों आपस में ट्रेड करेंगे ये लोग, तो जिस प्राइस में सी से ट्रेड करेंगे इसी हिसाब से ए और बी आपस में ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ठीक है। बराबर का भाई वो हो आप कि आप थोड़ा सा कंसेशन और ये सब छूट ना दीजिए। क्यों? क्योंकि आप आपस में काम कर रहे हो और आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ वो कर लिया आपने, बस यही सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा टफ टॉपिक है, मतलब कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, तो इसको समझने वाली दिक्कत है। मैं और आपको समझा सकता हूँ, देखिए अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एपीए क्या करता है, एडवांस पर, अब ये पहले से एग्रीमेंट हो गया, सरकार पहले से एग्रीमेंट कर लेती है। एपीए एंडेवर्स टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर्स इन डोमेन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग बाय स्पेसिफाइंग द मेथड ऑफ प्राइसिंग की मेथड बता दिया जाता है, ठीक है, कि भाई इस पे आप दोगे। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन कंपनी दैट आर अंडर कॉमन ओनरशिप। कॉमन ओनरशिप में 2 कंपनी है तो उसी में ट्रेड ये एग्रीमेंट हो गया, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, कि इस पे तुम गुड्स एंड सर्विसेज इस प्राइस पे दोगे, तो सरकार से एग्रीमेंट करो, ये है, ठीक। चलिए बस कुछ नहीं। एपीए हेल्प्स डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन एडवांस फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। तो क्या है कि एपीए हेल्प करता है एग्रीमेंट में कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल जो होगा ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन एडवांस फॉर 5 साल तक के लिए काम करता है ये आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। और ये स्टेट करता है दैट प्राइस एग्रीड इन ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 रिलेटेड पार्टीज मस्ट बी द सेम एज प्राइस एग्रीड इन कंपेरेबल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 अनरिलेटेड पार्टीज। तो अगर ए और बी रिलेटेड ना होते तो ये जो ट्रांजैक्शन होता क्या ऐसे ही होता, या ए और बी में जो एसोसिएटेड है इनके बीच जो ट्रांजैक्शन है, क्या सी के साथ भी ऐसे ही इन 2 ट्रांजैक्शन में होगा जो सी इज अनरिलेटेड और ए और बी रिलेशन में है। तो बस यही कहा गया इसमें कि एलपी स्टेट्स आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल स्टेट दैट प्राइस एग्रीड इन ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 रिलेटेड पार्टी मस्ट बी सेम एज द प्राइस एग्रीड इन कंपेरेबल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 अनरिलेटेड पार्टी। बस यही सारी चीज़ें हैं। 1 मिनट देखें कितना टाइम है, अभी हमारे पास समय है। तो सिग्निफिकेंस जो है एपीए का क्या हो जाएगा? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। तो पहला तो ये हो जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एज देयर इज क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टैक्स आउटकम में क्लैरिटी हो जाती है, तो डबल टैक्स नहीं देना पड़ता। भाई एक जगह मान लो एक फॉरेन कंपनी आई है, ये एक तो फॉरेन कंपनी है एसोसिएशन में, अब ये कम में दे रही, ज़्यादा में दे रही, जो भी दे रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी प्रॉपर, तो और प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ डबल टैक्स अवॉइडेंस हो सकता है, ठीक है। और एग्रीमेंट हो गया तो इससे क्या होगा? इट विल प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड स्पेशली फॉर मल्टीनेशनल एंटिटीज़ की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो जाएगा, आसानी से काम कर सकेंगे, एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इससे बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड बिजनेस फ्रेंडली लीगल रिजीम भी होगा, ठीक है। देन इट विल हैव रिडक्शंस ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट टू कंपनीज, देन रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद रिड्यूस्ड लिटिगेशन, तो लिटिगेशंस कम हो जाएंगे, टैक्स ऑडिट्स कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारा पहले से एग्रीमेंट हो गया। इतने सारे केसेस लगते रहते हैं, अरे तुमने ये घोटाला किया, तुमने आप दोनों ने ऐसा ऐसे किया, ठीक है, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए हैं, ठीक है,
कोई कंपनी आई बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है भाई, इंडिया मान लो कोई एक कंट्री है, क्या करते हैं ना कि ये एक कंट्री है, यहाँ एक कंट्री है, ये एक कंट्री ए है, ये भी है, यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग ना यहाँ पे ये कंपनी यहाँ इनकम कम दिखाती है, और जब ये वाली कंपनी यहाँ पे टैक्स मान लो बहुत कम है ए वाले में, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ टैक्स कम लग रहा है, इससे यहाँ की मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, या ये दोनों मिल करके आपस में आउटपुट ज़्यादा निकाल सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसको प्ले स्पीड थोड़ा स्लो करके देखिएगा, ये वाली प्ले स्पीड यहाँ तेज़ मत करिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद रिड्यूस लिटिगेशन, एंड इसका सिग्निफिकेंस ये कि रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट टू कंपनीज, ठीक है। कंप्लायंस कॉस्ट तो कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो जाता है कि जो भी रेगुलेशंस हैं, लीगल रेगुलेशंस है एक कंट्री के, जुरिस्डिक्शन जो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में अलग है, तो इन लीगल रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए, इनको फॉलो करने के लिए जो पैसा रुपया खर्च होता है वही होता है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है कंप्लायंस कॉस्ट। जो भी आप कंप्लाई, जो लीगल मेजर्स जो हैं, जो लीगल प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो उसको फॉलो कर रहे हो आप, फिर आप कंपनी सेटअप कर रहे हो, जो भी है, तो इसका कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है, ऐसे ऐसे फॉलो करना है, तो एक एग्रीमेंट हो जाने की वजह से ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेट्स सी इट। देखिए सब ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्या क्या है कि रूल्स हैं, मेथड्स होते हैं। प्राइसिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज़। रिलेटेड पार्टीज़ में क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन रखना ज़रूरी है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए, कितने में क्यों, एंड उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर। बिजनेस मस्ट कीप, तो जो भी बिजनेस है ट्रांसफ़र प्राइसिंग डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए टू सपोर्ट देयर ट्रांसफ़र प्राइसिंग, कि भाई मेरी ये प्राइसिंग है, हम डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखिए इस पर हमने दिया हुआ है और हम आपके रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया एडवांस प्राइसिंग स्कीम, बस ख़त्म करते हैं, अगला लेक्चर फिर करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया एपीए स्कीम इन 2012। 92 सीसी और 92 सीडी में आया इनकम टैक्स ऑफ 1961। तो इनकम टैक्स कौन सा एक्ट है? 1961। इसमें क्या हुआ कि अंडर इट एक एग्रीमेंट हुआ सीबीडीटी के बीच में, और कोई भी पर्सन है डिटरमाइनिंग इन एडवांस आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो कर रहा है उसके बीच में, मतलब एक इंसान कोई भी एनी पर्सन हो गया और सीबीडीटी हो गया, वो पर्सन क्या कर रहा है, एनी पर्सन एग्रीमेंट डिटरमाइनिंग इन एडवांस आर्म लेंथ प्रिंसिपल, ठीक है, प्राइस जो होती है इसको पहले से तय कर लिया गया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। अब हुआ क्या, एपीए प्रोसेस वॉलेंट्री होता है एंड सप्लीमेंट्स अपील एंड अदर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसमें सारे अपील या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी इसी में सप्लीमेंट हो जाते हैं, आ जाते हैं फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिस्प्यूट, कि भाई ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये सब सारी डीटीए है, एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है, इसमें डबल टैक्सेशन वाली भी बात रखी जाएगी, ये वाला भी प्रोविज़न डाल दिया जाएगा कि भाई हमारे पे ज़्यादा टैक्स ना लगे, और ये आपस में तो ट्रेड कर लेंगे, ए और बी कोई भी कंपनी है सब्सिडरी, ये ए भी आपस में ट्रेड करेंगे गुड सर्विस लिए कुछ भी, तो इसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी रखा जाएगा कि नहीं भाई यहाँ हम आपको दे रहे हैं तो वहाँ नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है इसमें, और इसमें क्या है 5 साल के लिए एग्रीमेंट होता है, ठीक है। टर्म इज़ 5 years। रोल बैक प्रोविज़न क्या है, allows rollback provision allows arm length price as agreed in APA to be rolled back to a period prior to the commencement of the APA। तो यहाँ पे वेट अ मिनट, जो इंडिया एडवांस प्राइसिंग स्कीम में जो है वहाँ पे रोल बैक प्रोविज़न दिया गया है कि जो भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से जो भी चीज़ें तय की गई थी, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन तय किया गया था, तो जो जिस पीरियड के लिए उसके पहले का उसको रिकवर कर लिया जाएगा। तो इट हैज़ बीन सेड दैट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विच हैज़ ऑलरेडी बीन इंटर्ड इनटू अ पीरियड प्रायर टू द पीरियड कवर्ड अंडर एपीए, तो उसमें ये रोल बैक प्रोविज़न में आ जाएगा, ठीक है। जो मेथोडोलॉजी अभी चल रही है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में, तो रोल बैक प्रोविज़न में क्या होगा कि इस एग्रीमेंट से पहले जो प्राइसिंग और मेथोडोलॉजी थी उसको भी वापस लाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास समय तो अभी है, चलिए अभी थोड़ा और टाइम लग जाएगा, तो रोल बैक प्रोविज़न वाला हम नेक्स्ट लेक्चर से और अच्छे से समझेंगे, और म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर ये सब है इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें, तो ये नेक्स्ट लेक्चर से किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये वाला लेक्चर हम एंड करते हैं।